बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। ब्रॉडशीट के मामलात का आपको इल्म है कि उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमीशन बनाया, एक रुकनी, और उसके बाद उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब इस कमीशन ने जो तहकीकात करनी है उसका नतीजा क्या निकलेगा, वो जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं और उसके अलावा वो जो फ़ैसला मेरे पास मौजूद है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और वो जो तीनों कापियाँ मेरे पास मौजूद हैं, उनको पढ़ने के बाद और इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद इसका क्या नतीजा निकल सकता है। मोर और लेस कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन मैंने अपने जो मेरा एक एनालिसिस है उसके हवाले से कुछ चीज़ें निकाली हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के मैं बताऊँगा कि इसके अंदर क्या लिखा है नोटिफिकेशन में और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं, और साथ इसके बाद क्या चीज़ें होंगी। 29 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ और आज जो है 3 फरवरी है, तो तकरीबन ये 5-6 दिन हो गए हैं। तो पीछे कोई 39 या 40 दिन बाकी हैं, यानी उल्टी गिनती शुरू है। और अपोजिशन जो है वो इसी वजह से चीख रही है और उनको इस पर बहुत मसला हो रहा है। लेकिन अपोजिशन के कुछ हामी सहाफ़ी हैं जिनको कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अल्लाह जाने उसकी क्या वजह है, वो आप बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं तो नहीं समझ पा रहा कि क्या वजह है। सैयद तलत हुसैन, आपको अब जानते होंगे, एक बड़ा नाम है सहाफ़त में, और अब तो किसी टीवी चैनल पे शो नहीं करते लेकिन सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल पे बड़ा कुछ बोलते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने वो जो नया एक नोटिफिकेशन है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से जारी हुआ कि जस्टिस अजमत सईद जो हैं उनको सिक्योरिटी फ़राम की जाए, उस हवाले से तो उस नोटिफिकेशन को लगाकर उन्होंने लिखा ये है, सारी ज़िंदगी अवाम के टैक्स से मुराद लेने के बावजूद रिटायरमेंट के बाद भी इनका जी नहीं भरता। क्या हिर्स है, क्या हवस है, कैसे लोग हैं ये। अब मुझे ये पढ़ने के बाद खैर ज़ाती तौर पे बुरा लगा कि ये एक सिलेक्टिव जर्नलिज़म है कि आप एक साबिक जज जिसको गवर्नमेंट ने कमीशन का मेंबर कह लें या सरबराह बनाया है, उसको दी जाने वाली सिक्योरिटी पे आप उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन आप उन लोगों पे उंगली नहीं उठाते, वो जो सियासतदान जो कभी रिटायर ही नहीं होते, चाहे उनकी जितनी भी उम्र हो जाए, वो ये प्रोटोकॉल लेते हैं, मज़े लेते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट से कानून मंजूर करवाया गया था कि साबिक वज़ीर आज़म कोई भी होगा या सदर होगा उसको सिक्योरिटी फ़राम की जाएगी सरकारी खाते से, ठीक है। अब उस पर ये एतराज़ नहीं करते। शायद ख़ान अब्बासी हैं, जैसे नवाज़ शरीफ थे, या इस तरह और बहुत सारे लोग थे, इनको सिक्योरिटी मिलती है। यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, और उसके बाद सिर्फ जरदारी हैं, या दूसरे जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर ये बात नहीं करते कि उनको हिर्स है या हवस है कि सारी ज़िंदगी उन्होंने मौजे की हैं या वो ओहदे पर रह के मौजे की हैं। फिर उसके अलावा बहुत से रिटायर्ड जज जो थे जिनको नवाज़ शरीफ ने ओहदों से नवाजा, उनके बारे में भी ये बात नहीं कर रहे कि उनको हिर्स के बारे में कुछ कहा जाए। अलबत्ता जिस जज को, हालांकि ये एक लॉ है जिसके तहत ये जज लगाए गए हैं कमीशन का सरबरा, तो ज़ाहिर है उसको सिक्योरिटी तो देनी है। और दूसरी चीज़ ये कि इस मुल्क के अंदर जो सिसिलियन माफिया मौजूद है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पनामा बेंच ने भी कहा था, उस बेंच की भी इस मुल्क के अंदर मौजूद वो जो माफिया है वो जासूसी करता रहा और उन पर हमला भी किया गया। और जो JIT अरकान थे उनके जानों को इस कदर ख़तरात लाक थे कि उन्होंने अपनी फैमिली मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दी थी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कितना ताकतवर माफिया है, और उनकी जासूसी करने की कोशिश की जाती रही, उनको किसी तरह ट्रैक करने की कोशिश की जाती रही। उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी की गई निहाल हाशमी की जानिब से, फिर उसके बाद तानियाल अजीज़ से तलाल चौधरी, उन्होंने यहाँ तक कहा था हिसाब लेने वालों तुम्हारा भी हिसाब का दिन आएगा, हम हिसाब लेंगे, एक ना एक दिन तो तुमने रिटायर हो जाना है। उसके बाद अगर गवर्नमेंट उनको सिक्योरिटी दे रही है, एक कमीशन बना है, एक हाई लेवल कमीशन है, और उस पर ये साहब इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें फिर हमें समझ आ सकती हैं। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन के हवाले से कि उसमें क्या लिखा है और उससे क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं तहकीकात में। उस फैसले को अगर साथ रख के देखा जाए, वो मैंने फ़ैसला आपको इससे पहले वीडियोज़ में बता दिया कि उसके अंदर क्या कुछ लिखा है। ये नोटिफिकेशन 29 जनवरी को जारी हुआ और इसके अंदर लिखा हुआ है कि जिस तरह करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं उन लोगों की जानिब से जिनके पास ऑफिसेस थे सरकारी, यानी आवाम के नुमाइंदे थे, बड़े बड़े मेगा स्कैम किए और बहुत अरबों डॉलर जो है पैसा मुल्क से बाहर गया और सेफ हेवन्स के अंदर, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ये सारे कार्य काम किए गए कि इनको ढूंढना भी मुश्किल था और इससे इकोनॉमी को बड़ा डैमेज हुआ। तो इसलिए इस कौमी ख़जाने को ढूंढने के लिए ये जो नोटिफिकेशन या कमीशन बनाया गया उसके हवाले से नोटिफिकेशन है। नंबर 2 में अंदर लिखा हुआ है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है या उसकी दीगर बॉडीज़, अथॉरिटीज़, ब्यूरो जो हैं, वो कोशिश ये कर रही हैं कि इस तरह का जो गैर कानूनी पैसा मुल्क से बाहर गया है उसको ढूंढा जाए, उसको निकाला जाए, और उसके लिए इंतज़ामात किए जाएँ, एग्रीमेंट किए जाए, या जो भी था इसके हवाले से डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो थे, लीगल एंटिटीज़ थी या फर्म थी जिनके साथ एग्रीमेंट किया गया, तो उस पैसे को लाने के लिए उनके साथ मुआहदे हुए। और नंबर 3 में लिखा है कि इसी तरह पाकिस्तान जो है उसकी भी एक बड़ी कोशिश है कि अपना जो लूटा हुआ पैसा जो मुल्क से गैर कानूनी तौर पर बाहर गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, तो उसको वापस लाया जाए और उसके हिसाब से जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है बिल्कुल उस तरह जिस तरह के कोई नताइज निकल सकें वो वाला कानून के तहत रहकर किया जाए। नंबर 4,
और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो लोगों की ख्वाहिश कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो चाहती है कि लूटा हुआ पैसा वापस आए, उस पैसे की रिकवरी के लिए या उसकी जो ट्रेस करने के लिए कि वो कहाँ है, किधर गया, कहाँ लगा, कैसे गायब हुआ, उसके हवाले से उन चीज़ों को ढूंढने के लिए मुल्क के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट करने के लिए हुकूमत ये फ़ैसला कर रही है, ये जो सारा कमीशन बनाया गया है ताकि उस पैसे को रिकवर किया जा सके। नंबर 5 में है कि इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक मेंबर का कमीशन बनाया है जो कि जस्टिस अजमत सईद की सरबराही में है, फॉर्मर जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, अंडर सेक्शन 3। और ये इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये फॉलोइंग टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं जिनके ऊपर काम करेगा। नंबर 1 उसमें है ए कि सबसे पहले उसने एग्ज़ामिन करना है कि किस तरह से वो जो इंटरनेशनल कंपनी ब्रॉडशीट थी और उसके बाद एसेट रिकवरी जो थी इंटरनेशनल लिमिटेड, उसको एग्रीमेंट जो उनके साथ किया गया सन 2000 के अंदर वो किस तरह किया गया। तो सबसे पहले तो ये तय होगा। नंबर 2 कि उसके बाद उन हालात का मुशाहिदा किया जाएगा, वो क्या वजूहात थी कि जिसकी वजह से ये एग्रीमेंट जो थे 2003 के अंदर दोनों कंपनियों के साथ ख़त्म कर दिए गए। उसके बाद सी है ये आइडेंटिफाई करना है और तय करना है कि वजूहात क्या थी कि जो सेटलमेंट की गई और जो पेमेंट की गई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ब्रॉडशीट को और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को 2008 के अंदर, उसके पीछे इंटेंशंस क्या थी, वजूहात क्या थी, मकासद क्या थे, और ये पेमेंट जो दी गई क्या ये जस्टिफाइड भी थी या नहीं। उसके बाद डी है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, वो जो ऑफिशियल्स जो कि ज़िम्मेदार थे जिन्होंने गलत पेमेंट कर दी $1.5 मिलियन यानी $15 लाख की एक गलत बंदे को 2008 के अंदर, जो कि इस पेमेंट को लेने का एक कह लें कि हकदार ही नहीं था या इंटाइटल ही नहीं था। उसके बाद ई पॉइंट है कि उन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि जिन्होंने प्रोसीडिंग के दौरान वो जो चल रहा था मामला ब्रॉडशीट और नैब के दौरान वो जो सालसी का मायदा था, उस दौरान लंदन की जो अदालत है वहाँ पे जो अपील की गई हाई कोर्ट में या उसके अलावा जहाँ भी जो मामलात होते रहे, तो क्या ऑफिशियल्स ने वहाँ अपना हक अदा किया जिस तरह से काम करना चाहिए था। उसके बाद एफ़ पॉइंट के अंदर है इस चीज़ को डिटरमिन करना है कि क्या फ़ाइनल होने के बाद जब ये अवार्ड फ़ाइनल हुआ है कि इतना पैसा ब्रॉडशीट को दिया जाएगा, उस अदालत ने फ़ैसला किया, अपीलेट बेंच जो था, उसके बाद हाई कोर्ट में जब चीज़ें गई ब्रॉडशीट के हवाले से, तो उस दौरान जो पेमेंट थी दावेदार को वो जो देनी थी वो लीगल और उसके मुताबिक थी, जो कि एक रूल्स होते हैं या प्रोसीजर होते हैं उसके मुताबिक थी। उसके बाद जी पॉइंट में है कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि वो वाक़यात या केसेस जो कि इस रिकवरी से रिलेटेड थे, जो कि लीगल प्रोसीडिंग होती रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 1990 से लेकर, बैरूनी जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रिकवरी के हवाले से, और उसके बाद वो जो पैसे जो अदा किए गए उस पैसे को लेने के लिए, लेकिन उसके बाद उसको क्लोज़ कर दिया गया या उसको ख़त्म कर दिया गया, और उसकी जो रीज़न थी क्या वो वैलिड थी या उसकी जो जस्टिफिकेशन जो थी कि ये लॉस हो गया और उसकी वजह ये बन गई है, तो क्या ये सारी चीज़ें जस्टिफाइड थी या नहीं। उसके बाद एच पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी है उस बंदे पर जो इस सारे प्रोसेस के अंदर ज़िम्मेदार था, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट जेड, यानी 2000 से लेकर सन 2020 में जब ये जुर्माना हुआ तब जितने वाक़यात हुए ब्रॉडशीट वाले केस के अंदर, किस किस शख्स की ज़िम्मेदारी बनती है, किस किस की वजह से ये सब कुछ हुआ है, उन सब के ऊपर ज़िम्मेदारी फ़िक्स करनी है। और ये बहुत अहम तरीन जो है एक नुक्ता है इसका। और जो गिल्टी थे, जिन्होंने नेगलिजेंस दिखाई, मिसकंडक्ट किया या मेलाफाइड इंटेंशंस यानी गलत इरादों के साथ ये सारे जो काम बनते थे अबव मैटर्स जितने भी हैं उनके हवाले से काम नहीं किया, तो वो लोग ढूंढे जाएंगे। उसके बाद पॉइंट आई है एनी अदर मैटर रिलेटेड टू एंसिलरी टू द मैटर्स इनुमरेटेड अबव, कि इनसे रिलेटेड और जितनी भी चीज़ें निकलती हैं इनको निकाला जाएगा। उसके बाद पॉइंट जे है कि कमीशन जो है 6 हफ्तों के अंदर अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उसको निकाल कर सारी चीज़ें जो हैं उसका खुलासा या एक रिपोर्ट होगी जो भी वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगा और जहाँ मुतलका जो फोरम होगा वहाँ पे पेश करेगा। इसका एक और नंबर 6 पॉइंट है कि वो जो पावर दी गई है कमीशन एक्ट 2017 के तहत, इस कमीशन को तो इनको ये इख्तियार भी दिया है इसी कानून के तहत कि एक स्पेशल मतलब मुख्तलिफ स्पेशल टीमें जो बनाएं, जो उनको लगता है कि जो ऑफिसर उनके काम आ सकता है या जो मुतलका हो सकता है जिसके तहत ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो सकें या ये जो इंक्वायरी है ये हो सके, तो उन सारे लोगों को ये कमीशन अपने पास टीम्स बनाने के लिए रखने के लिए बामुख्तार है, इसको ये इख्तियार दे दिया गया है। और उसके बाद इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट की जाएगी और स्पेशल टीम्स जो हैं उनके पास भी स्पेशल पावर्स होंगी।
अब उसके बाद ये कॉपी मोहम्मद अकरम जॉइंट सेक्रेटरी ने जारी की है, मैनेजर है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन इसकी जो की गई है जस्टिस अजमत सईद शेख को भिजवाई गई, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट, उसके बाद सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिवीजन, और फिर इंफॉर्मेशन के लिए दीगर जो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, जितने भी लोग हैं जहाँ जहाँ मुतल्लिका इदारे बनते हैं वहाँ भिजवाई गई। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो लिखा है, जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं पॉइंट, उस हवाले से नताइज क्या निकलेंगे जो कि इस फैसले के अंदर मैंने आपको पहले बताए थे। इस फैसले में सब क्लियरली लिखा हुआ है, लंदन की अदालत के अंदर ये चीज़ें गई हैं, किसी पाकिस्तानी अदालत में नहीं, कि परवेज़ मुशर्रफ ने कहा कि लूटी दौलत वापस लानी है। कंपनियां दो आईं, एक कंपनी बिल्कुल नई बनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ हैं, हम आपको ढूंढ के चीज़ें दे सकते हैं। तय ये हुआ कि आप जो ढूंढ के लाएंगे उसमें से 20% आपको मिल जाएगा। बड़ा फेयर और बड़ा अच्छा किस्म का एग्रीमेंट था। मुझे तो इसमें कोई ज़ाती तौर पर बुराई नज़र नहीं आती कि भाई ढूंढोगे तो 20% मिलेगा, नहीं तो ना सही। अब उसने ढूंढना जब शुरू किया, उन कंपनियों ने अकाउंट सीज़ करवाने शुरू किए। जैसे ही आसिफ जरदारी तक हाथ पहुंचा, नवाज शरीफ तक हाथ पहुंच रहा था और कुछ और लोगों तक पहुंचा, तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मजबूरियों के तहत डील होना शुरू हो गई। परवेज़ मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाने थे, अब मजबूरी थी क्योंकि एक डिक्टेटर है तो उसका इक़्तिदार कभी भी सियासी लोगों के बगैर नहीं चलता। तो सियासी लोगों ने कहा ये तो मौका है कि जनाब हमारे केस भी इस तरह माफ़ हो सकते हैं। तो फिर ज़ाहिर डिमांड रखी गई कि जनाब ये केसेस बंद करो, आपके साथ हैं, और वो हो गया। फिर उसके बाद NRO जो हुआ, अब कंपनी पिट रही है कि जनाब हमने ये काम दिया गया था, हमने ये चीज़ें ढूंढ ली हैं, हमारा पैसा किधर है, हमें पैसे दो। लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा कि जनाब नहीं, हमारी सियासी मजबूरियां हैं और इस तरह की वजह मसाइल हैं। फिर परवेज़ मुशर्रफ से जब उनकी मुलाकात हुई, ब्रॉडशीट के CEO, तो उन्होंने भी ये कहा कि आपने ये क्या ड्रामा लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा जनाब आप नहीं समझेंगे, हमारी मजबूरियाँ हैं। फिर खैर बारों बार वो कहते हैं ना, क्रॉस करके जनाब उनको पैसे दे के चुप कराने की कोशिश की गई। एक कंपनी के साथ तो एग्रीमेंट फाइनल हो गया, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी के साथ, उसको पैसे मिले $2.2 मिलियन। $1.5 मिलियन जो थे वो ब्रॉडशीट का वो बंदा जो कि ज़िम्मेदार बनता ही नहीं था इसका, उसको दे के कहानी ख़त्म करने की कोशिश की। और ये आसिफ जरदारी के दौर के अंदर हुआ 2008 में। अब आप इसको मिला के देखें कि आसिफ जरदारी का वो सारे महल, वो स्विस अकाउंट्स और वो सारी चीज़ें जब इन लोगों ने ढूंढ ली थी, फिर NRO मिला, फिर ये पैसे दे के कोशिश करके धोस दांसली से या अंडर द टेबल इस गेम को बंद कराने की कोशिश कर रहे थे। तो ये दूसरे ज़िम्मेदार हैं जो आपके सामने आ गए। फिर उसके बाद जुर्माना किन लोगों की वजह से हुआ, वो उस फैसले के अंदर सारा लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ की $82 करोड़ की जायदादें जो हैं वो निकल आई। फिर उसके बाद पनामा केस आया तो उससे ब्रॉडशीट का केस और मजबूत हुआ। उन्होंने वो भी पेश कर दिया लंदन की अदालत में कि जनाब ये देखें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और JIT एहतसाब अदालतों ने ये कुछ कहा। फिर उन्होंने वॉल्यूम 10 के बारे में बात की कि जनाब उसको भी दें, हमें हमारे लिए बहुत कुछ फ़ायदेमंद निकल सकता है, हमारे पैसे बचेंगे। तो वो मामला तो नवाज शरीफ के ऊपर फिक्स हो रही है चीज़ें, आसिफ जरदारी पे फिक्स हो रही हैं, परवेज़ मुशर्रफ पे, और साबिक जर्नैल जो कि नैब को उस वक्त हेड कर रहे थे, जिन लोगों ने एग्रीमेंट किया, जिन लोगों ने ये डीलें कराई, जिन लोगों ने NRO में साथ दिया, जिन लोगों ने ब्रॉडशीट और इस कंपनी के साथ मुआहदा सही तरह से ना चलने दिया, तो ये लोग इसमें बनते हैं ज़िम्मेदार। एक चीज़ की मुझे इसमें कमी महसूस हो रही है, मुमकिन है आपको भी महसूस हुई हो, कि वो लोग जो 2019 में दोबारा एग्रीमेंट करने के लिए ब्रॉडशीट के साथ बात कर रहे थे और उसको कहा कि हमें हमारा कट दो तो फिर हम एग्रीमेंट करवा देंगे, उन लोगों के बारे में इसमें नहीं लिखा हो कि उनको ढूंढा जाए कि वो लोग कौन थे अगर दोबारा एग्रीमेंट हो रहा था। अब देखते हैं उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म क्या करते हैं। इस पे जो शोर मचा है, जो सवाल किए हैं कुछ लोगों ने, तो वो जस्टिफाइड हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि जो क्रिटिक्स हैं वो गलत कह रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि वो उस शख्स का नाम आना चाहिए था या उसको भी ढूंढना चाहिए था कि कौन लोग अपना हिस्सा मांगने की कोशिश करते रहे दोबारा एग्रीमेंट पे, जिससे पाकिस्तान की बदनामी हुई। बाकी सब लोगों का तो फैसले के अंदर मौजूद है, और जैसे ही अजमत सईद ने उनसे रब्ता करना है कावे मुसावी से, तो जो कुछ उन्होंने फराहम करना है, फिर पाकिस्तान से जो इदारों ने उनको चीज़ें देनी है, तो सारा कुछ सामने आ जाएगा। सब कुछ आपके के सामने है, मेरे सामने है। पूरा फैसला मैंने आपको पढ़ के सुनाया हुआ है, उसके अंदर क्या लिखा है वो भी सब कुछ बताया, कावे मुसावी के इंटरव्यूज़ भी बताए हैं। अभी मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंगली कौन कौन लोग फंसते हैं। वो आफ्ताब शेरपा होगा, नवाज शरीफ होंगे, वो लखानी वो जो एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप वाले हैं, उसके बाद जर्नैल होंगे, उसके बाद और सियासतदान बहुत सारे हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी इसके अंदर हैं, जिस वजह से बहुत सारों की नींदें हराम है। और इसी वजह से तलत हुसैन को भी मसला हो रहा है कि इस बंदे को सिक्योरिटी क्यों दी गई है, ताकि सिक्योरिटी ना मिलती तो इनका जो फेवरेट सिजिलियन माफिया है शरीफ बरदरान, वो इनको तंग करते, इनको नुकसान पहुँचा देते, तो फिर कहाँ कमीशन कहाँ इंक्वायरी होती, वो डर जाते बेचारे क्या काम करते। तो यही इनका मकसद है कि किसी तरह ये चीज़ें ना हो, और यही अपोजिशन जो है उसके लिए वबाल बना फिर रहा है कि जनाब पहले वाले हमारे मसले निकल नहीं रहे, नैब के केसेस और हज़ार चीज़ें, और ये नया ब्रॉडशीट वाला पंगा आ रहा है जिससे हम बदनाम होंगे, हमारे मालिकान बदनाम होंगे। हालांकि उनके मालिकान ने यह दावा तो किया है कि ब्रॉडशीट के फैसले ने उन्हें एग्जॉनरेट कर दिया है, बरी कर दिया, लेकिन साथ ही वो इस पर शोर भी मचा रहे हैं। तो ठीक है जी, अगर बरी किया है तो फिर तहकीकात होने दो ना, मोहर लगने दो आपकी बरीयत पर। लेकिन उनके दिल में चोर है, तो जब चोर दिल में होता है ना तो फिर तमाशा तो लगता है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, ये खुलासा था चीज़ों का, मैंने आपके सामने रखा है। मज़ीद जिस तरह चीज़ें सामने आएंगी कि इस कमेटी ने क्या कुछ किया है, तो उस हवाले से मैं चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक और नोटिफिकेशन भी है मेरे पास, लेकिन मेरा ख्याल है वो आपसे मुतल्लिका नहीं है कि किन लोगों को
स्पेशल टीम जो बनाने का जिक्र हुआ था इसके अंदर, उन लोगों को भी ब्रॉडशीट कमीशन का जो ऑफिस है उसके अंदर अपॉइंट कर दिया गया है, और उन लोगों के नाम जो है वो लिस्ट मौजूद है मेरे सामने, वो लोग जो आला ऑफिसर्स हैं जो इस पे काम करेंगे। तो खैर वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।